नमस्कार, ये है न्यूज लॉन्ड्री पॉडकास्ट और आप सुन रहे हैं एनएल चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अतुल चौरसिया। आपका खर्चा आपकी चर्चा हफ्ता दर हफ्ता हम एक बार फिर से लेकर आए हैं न्यूज लॉन्ड्री का हिंदी पॉडकास्ट एनएल चर्चा। चर्चा में आज हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ी हैं, श्वेता त्रिपाठी। श्वेता श्रुति नाम की एक संस्था से जुड़ी हुई हैं। इसके अलावा जल जंगल जमीन से जुड़े तमाम जन आंदोलनों से उनका रिश्ता है, उससे जुड़कर काम करती हैं। साहित्य से भी इनका नाता है। तो स्वागत है श्वेता, पहली बार आप न्यूज लॉन्ड्री की चर्चा पर आज हमारे साथ हैं। जी, बहुत शुक्रिया अतुल। नमस्कार। इसके अलावा हमारे साथ हमारे एसोसिएट एडिटर मेघनाद भी हैं। मेघनाद कोलकाता से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कोलकाता में क्या माहौल है मेघनाद, नए साल का, कोरोना का? और हर 50 फीट पर हमारी दीदी का पोस्टर लगा हुआ है और बहुत बहुत जोर शोर से रैलियां भी चालू हो रही है यहाँ पर। कल कुछ एक रैली हुई थी एक जगह पे जहाँ पर अमित शाह रैली करने वाले थे, इसलिए दीदी ने भी रैली वहीं पे कर ली। आई थिंक अभी ये ऐसे ही चलता रहेगा जब तक असेंबली इलेक्शंस नहीं होते। पर दिल्ली के मीडिया में बड़ा हल्ला था, पर अमित शाह गए थे और उनका खाने वाने का भी बहुत बारीकी से मुआयना मीडिया ने किया। अरे बाप रे। हालांकि लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से ये ऐसा लग रहा है कि बीजेपी को अच्छा खासा सपोर्ट वेस्ट बंगाल में मिल गया है पहली बार। तो यहाँ पर ना बेसिकली वो मैंने देखा, वो 40 मिनट का जी न्यूज ने एक शो किया था कि कैसे अमित शाह ने बेगुन भाजा खाया, बंगाली डिश बेगुन भाजा खाया। तो बेगुन भाजा जो है वो बेसिकली बैंगन की डिश है, जो बैंगन फ्राई जो करते हैं उसमें। वो तो मैं रोज ही खा रहा हूँ अभी, तो मुझे कोई ऐसे खास नहीं फीलिंग आ रही है। पर शायद मैं अमित शाह भी नहीं हूँ, अगर मैं होता तो शायद मुझे वो फीलिंग भी आ जाती थोड़ी सी। इसके अलावा हमारे साथ हमारे कॉलमनिस्ट आनंद वर्धन भी हैं। साथ में आनंद, आपका भी स्वागत है चर्चा में। नमस्कार। तो इस बार की चर्चा इस साल की असल में आखिरी चर्चा है और उससे जुड़ी जो कुछ हमारी औपचारिकताएं हैं वो पूरा करते हुए हम कोशिश करेंगे कि इस बार की चर्चा कुछ और विषयों पर हो। साल के अंत पर कुछ विशेष चीजें हैं जो पूरे साल के दौरान घटी हैं, और विशेषकर ये जो साल है 2020 का, वो एक तरह से इस दशक के अंत का भी साल है। तो हम कोशिश करेंगे कि कुछ बड़ी घटनाएं जो इस पूरे दशक के दौरान घटी हैं, हमारे आपके नज़रों से गुजरी हैं और जिनका बड़ा असर रहा है हमारे राजनीतिक जीवन पर, हमारे आम जनजीवन पर, नागरिकों के जीवन पर, उसके बारे में भी थोड़ी सी हम बातचीत करें। लेकिन उससे पहले जो इस हफ्ते की बड़ी खबरें हैं, जो बड़े घटनाएं हुई हैं, उसके बारे में मेघनाथ सबसे पहले आपको जानकारी दें, फिर हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। जी, ये चर्चा हम रिकॉर्ड कर रहे हैं 30 दिसंबर, जो कि बुधवार है, और अभी दोपहर के 2 बजे हुए हैं। तो जब तक ये चर्चा आएगा तब तक ये कुछ हेडलाइंस शायद बासी भी हो जाएंगी, बट फिर भी मैं बोल ही देता हूँ। मुंबई पुलिस ने दावा किया है कि रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी ने टीआरपी घोटाले के लिए बार्क के पुराने सीईओ को मोटी घूस दी थी। और एक ताजा खबर आई है कि भारत में भी कोरोना के नए स्ट्रेन के अभी तक के 20 मामले सामने आए हैं। एक मिनिस्ट्री का रिपोर्ट मैं फिर से पढ़ रहा था कि कुछ 13,000 लोग यूनाइटेड किंगडम से 23 दिसंबर तक ये महीने में अंदर आए हैं, तो उनका सबका कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग भी चालू है। पिछले हफ्ते स्वास्थ्य मंत्रालय ने दावा किया था कि भारत में इसका कोई मामला नहीं है। उत्तर प्रदेश में धर्म परिवर्तन और अंतरधार्मिक शादी में जुड़े नए अध्यादेश के तहत 1 महीने के दौरान 14 मामले अभी तक दर्ज हुए हैं। 51 लोगों को की गिरफ्तारी हुई है और 49 लोगों को जेल में भी भेजा गया है। और मैं श्रोताओं को बताना चाहूंगा कि हमारा जो एनएल सेना प्रोजेक्ट है लव जिहाद पर, मिथ वर्सेस रियलिटी, उसमें हमारे अभी रिपोर्ट्स आना शुरू हो गए हैं। आकांक्षा अभी उत्तर प्रदेश से लौटी है। उन्होंने एक लखनऊ में जो पहली केस हुई थी ये संशोधन के तहत, वहां पर वो उन्होंने एक डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन किया, वो हमारे वेबसाइट पर जरूर पढ़िए। और कर्नाटक सरकार ने गौ हत्या से जुड़ा नया अध्यादेश अभी पारित कर दिया है। मध्य प्रदेश सरकार ने भी तथाकथित लव जिहाद जैसे मामलों से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की तर्ज पर एक एंटी कन्वर्जन लॉ, जिसका नाम है फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट, वो पारित किया है। मतलब आयरनी। तमाम अनुमानों के और अफवाहों को रोकते हुए
सुपरस्टार रजनीकांत ने घोषणा कर दी है कि वो अभी राजनीति में कभी आएंगे नहीं, और उन्होंने अपने हेल्थ का रीजन बताया है इसके लिए। पर अब वो देखेंगे 2021 में शायद हर महीने में रजनीकांत जी बोलेंगे कि हाँ मैं आ रहा हूँ, फिर मंथ के एंड में बोल रहे नहीं मैं नहीं आ रहा हूँ। वो तो होता ही रहेगा। बस यही हेडलाइंस है सर। तो धन्यवाद मेघनाथ। कई सारी चीजें हैं, मसलन अगर मैं थोड़ा सा सरसरी तौर पर जो पूरे दशक के दौरान घटी घटनाएं हैं और पूरे साल के दौरान हाल फिलहाल में घटी घटनाएं, तो सबसे बड़ी घटना तो हम इस साल की अगर माने तो वो कोरोना का जो लॉकडाउन था के दौरान हुआ लॉकडाउन था, उस घटना को मानना चाहिए। और उस दौरान जो बड़े पैमाने पर लोगों का पलायन हुआ बड़े शहरों से अपने गाँव की तरफ, ऐसा नज़ारा कभी हमने नहीं देखा था। बड़े अजीब से हृदय विदारक जो दृश्य हमारे सामने आए थे, वो एक बड़ी घटना हुई। इसके अलावा इसी साल की शुरुआत तक जो सरकार ने नया नागरिकता संशोधन कानून बनाया, सीएए एनआरसी का जो विरोध हुआ, जिसके तहत शाहीन बाग में और देश के अलग-अलग हिस्सों में बहुत सारे आंदोलन हुए इसके विरोध में, और उसके बाद उसकी परिणति एक बड़े दंगे के रूप में दिल्ली में हुई। ये भी एक बड़ी घटना थी इस साल की। और साथ में पिछले साल के हिसाब से देखें तो दो बड़ी घटनाएं थी जो कि आज़ाद भारत के इतिहास में एक बड़ी अहमियत रखती हैं। एक कश्मीर से धारा 370 की समाप्ति की घोषणा सरकार ने की। उसके बाद कश्मीर में लंबे समय तक लॉकडाउन चला, अभी भी वो किसी न किसी रूप में चल रहा है। बड़े सारे नेताओं को नजरबंद कर दिया गया, लोकतांत्रिक अधिकारों को वहां से वंचित रखा गया लोगों को, तो वो भी एक घटना के तौर पर देखे जाने लायक एक चीज है। इसके अलावा अयोध्या का जो मसला था वो भी उसका नतीजा हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया और हिंदू पक्ष की जीत हुई। अयोध्या में मंदिर बनने का मार्ग साफ हुआ है, रास्ता साफ हो गया है। ये भी एक बड़ा मसला था क्योंकि सैकड़ों सालों से इस विवाद में तमाम तरह के घटनाएं हमने देखी हैं, बहुत सारे दंगे फसाद भी हुए। इसके लिए एक बड़ा पॉलिटिकल मोमेंट भारतीय जनता पार्टी ने 90 के दशक में इसको लेकर चलाया पूरा, और उसमें भी बहुत सारे लोगों को, पूरे उत्तर भारत में दंगे फसाद हुए थे उस दौरान, बड़े सारे लोगों की जानें भी गई। और अब हम उम्मीद करते हैं कि अयोध्या का विवाद हमेशा के लिए शांत हो और ये झगड़ा खत्म हो हमेशा के लिए, ऐसी हमारी इच्छा रहेगी। साथ में एक बड़ी दिलचस्प चीज है, जैसे मैंने कहा कि ये एक पूरे दशक का भी एक अंत हो रहा है, और इस दशक की शुरुआत जो हुई थी वो एक आंदोलन के साथ हुई थी 2010 के आसपास, जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन का मूवमेंट शुरू हुआ था। एक आंदोलन शुरू हुआ था दिल्ली में, और दिल्ली केंद्रित ना कह के बाद में ये अलग अलग शहरों में भी फैला, लेकिन मूलतः इसे ये मिडिल क्लास का और दिल्ली केंद्रित एक मूवमेंट था। लेकिन इसके साथ दिलचस्प चीज ये थी कि ये पहला आंदोलन था जिसकी 24 घंटे तमाम टीवी चैनलों ने लाइव रिपोर्टिंग की थी, और एक तरह से इस मूवमेंट ने यूपीए 2 की मनमोहन सिंह सरकार की पूरे ताबूत में कील ठोकने का काम किया। और नो डाउट उस दौरान तमाम करप्शन और भ्रष्टाचार की घटनाएं भी सामने आई, चाहे कोल घोटाला हो, चाहे 2G स्पेक्ट्रम का मामला हो, घोटाला हो, तो ये सारी चीजें उस दौरान घटी थी, और जिसके नतीजे में हमने देखा एक पॉलिटिकल पार्टी का भी जन्म हुआ। और आज एक दशक बाद जब इस दशक का समापन हो रहा है, खात्मा हो रहा है, तब भी दिल्ली में एक आंदोलन चल रहा है, और वो किसानों का आंदोलन है। किसान बिल, सरकार ने जो 3 बिल पास किए हैं, उन बिल के इर्द गिर्द सरकारों का, उसके खिलाफ किसानों का आंदोलन चल रहा है। और बड़ी दिलचस्प चीज ये है कि उस समय से इस समय के बीच में मीडिया की स्थिति बहुत बदल गई है, सरकारों की भूमिका बदल गई है। सरकार उस समय बहुत डिफेंसिव मोड में थी, इस समय एक आंदोलन एक चल रहा है, सरकार उसके खिलाफ बहुत आक्रामक रुख दिखा रही है। मीडिया के लिहाज से देखें तो मीडिया ने जिस तरह से एक दशक पहले 24 घंटे तक लाइव टेलीकास्ट किया था, आज वह मीडिया अमूमन हर किसी मोमेंट के आंदोलन को जो कि सरकार के खिलाफ खड़ा होता है उसको डिस्क्रेडिट करने का, प्रोपेगेंडा करने का साधन बन चुका है। तो एक दशक में हमारे मीडिया का चेहरा कैसे बदला है, उसकी दिलचस्प तस्वीर है ये, कि जो मीडिया आंदोलनों को 24 घंटा लाइव दिखाता था, वो अब हर आंदोलन को जो सरकार के खिलाफ खड़ा होता है उसके खिलाफ एक तरह की भूमिका निभा रहा है, चाहे वो सीए विरोधी आंदोलन हो, एनआरसी वाला, चाहे वो किसानों का आंदोलन हो। तो हम वो देख पा रहे हैं कि मीडिया का भी चेहरा कैसे बदला है। इसके अलावा बीच में और कई सारी घटनाएं हुई, जिसमें बड़ी घटना नोटबंदी की थी। नोटबंदी भी एक भयावह त्रासदी के रूप में हमारे सामने आया, और ऐसा मौका जिसके कोई हासिल लक्ष्य नहीं आए,
सामने आए, लेकिन पूरी देश की एक तरह से आर्थिक और तमाम चीजों को उलट पुलट करने वाला ये फैसला था। वो भी इसी दशक में देखा हमने। निर्भया के साथ जो गैंगरेप का मामला हुआ, वो भी इसी दशक की घटना थी। इन तमाम घटनाओं के अलावा हम बात करेंगे तो मेरे ख्याल से सबसे पहले अगर हम बातचीत करें, और इसी दौरान राडिया टेप की भी सामने आया था, जिसमें बहुत सारे पत्रकारों की भूमिका सामने आई थी, और फिर कई सारे पत्रकारों की उस समय नौकरियां गई, अपनी पोजीशन गंवानी पड़ी। तो आज वो पत्रकार कहाँ हैं, इन सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे। मेरे ख्याल से सबसे पहले एक दशक पहले जो आंदोलन शुरू हुआ था अन्ना हजारे के नेतृत्व में, इंडिया अगेंस्ट करप्शन का जो मूवमेंट था, उसके लिहाज से देखें और आज जिस तरह से मूवमेंट चल रहे हैं और सरकारों का जो रवैया, उस पर श्वेता आपसे अगर हम बात करें, आपसे आपका की राय जानना चाहें, तो ये जो आंदोलनों का चेहरा बदल रहा है, या आपको लगता है कि आंदोलन वैसे ही है, सरकारें बदल रही हैं और सरकारों का रवैया नजरिया बदल गया है पूरी तरह से? जी अतुल, मेरी नज़र में सरकारों का रवैया बिल्कुल बदला है। ये ज़रूर है कि आंदोलन भी पहले से ज़्यादा असर्शन उनमें आया है, मतलब बिल्कुल असर्शन रहा है। ऐतिहासिक रूप से भी अगर हम देखें तो तेलंगाना, तेभागा तमाम आंदोलन पीछे भी रहे, जिन्होंने बहुत अब चूँकि किसान आंदोलन के समय में हम बात कर रहे हैं, इसलिए मुझे किसान आंदोलन के ही पुराने उदाहरण याद आ रहे हैं। जी। तो उन उन उदाहरणों से भी हम देखेंगे कि पहले भी बहुत बड़े पैमाने पर आंदोलन हुए हैं। लेकिन उन आंदोलनों को लेकर के जो सरकारों का रवैया रहा है, वो इस तरह से नहीं है जैसे आज है। और बिल्कुल बार-बार गोदी मीडिया कहा जाता है, इसी विशेषण के साथ इसका ज़िक्र किया जाता है। तो इसमें इसका रोल भी है, इसकी भूमिका भी है, लेकिन ये सरकारों की प्रतिबद्धता के साथ ज़्यादा जुड़ा है। मीडिया की शक्लें आगे-पीछे हो सकती हैं, अगर सरकार उसमें उन आंदोलनों के साथ एक चर्चा, एक लगाव, एक पहल सरकार की दिखे, तो बिल्कुल बाकी जो संस्थान है वो मजबूत होते हैं। लेकिन यहाँ चूँकि सरकार का ही रवैया बदल चुका है, आंदोलनों को देखने का नज़रिया बदल चुका है। सरकार बहुत प्रोपेगेंडिस्ट एक तरह से कहा जाए, बहुत प्रोपेगेंडिस्ट पूरी राजनीति ही बहुत प्रोपेगेंडिस्ट हो गई है। और इस नाते आंदोलनों में जो लोगों का असर्शन है, जो लोगों की बात है, वो अब उस तरह से नहीं जा पा रही है क्योंकि लोग लेना नहीं चाह रहे। सरकारें उनको आम जनता तक, लोगों तक पहुँचने नहीं दे रही हैं कि ये आंदोलन कहना क्या चाह रहे हैं, चाह क्या रहे हैं। जी। मीडिया के लिहाज से अगर हम देखें तो ऐसा पहले भी कहा जाता रहा है कि सत्ताधारी दल के खिलाफ ज्यादा मुखर होना मीडिया के लिए मुनासिब नहीं रहता था या संभव नहीं हो पाता था। फिर भी मीडिया की एक भूमिका रहती थी, इसीलिए मैंने जिक्र किया कि किस तरह से जब अन्ना हजारे का आंदोलन दिल्ली में चल रहा था, तब 24-24 घंटे उसको लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा था। और आज जो मीडिया की भूमिका है, मीडिया एकदम से पिछलग्गू बन गया है, सरकार का भोपू बन गया है। तो मेघनाथ, ये जो बदलाव है, ये मीडिया की स्थिति को के ऊपर अगर आपकी अपनी टिप्पणी क्या हो, अगर मैं जानना चाहूं, क्योंकि ये पूरी डेमोक्रेसी के सामने एक बहुत गहरे संकट की स्थिति बनती है अगर मीडिया इस तरह से अपना कैरेक्टर बदल रहा है। तो मेरे हिसाब से आप अगर देखेंगे तो हमारी मीडिया की स्थिति ना अर्नब गोस्वामी के नजरिए से देखनी चाहिए। आपको याद होगा जब 2011 में जब वो आंदोलन हुआ था तो अर्नब गोस्वामी एकदम स्टार जर्नलिस्ट बन गए थे। उन्होंने यूपीए के काफी मिनिस्टर्स को कटघरे में खड़ा करके बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस पूछे थे। मतलब एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस पूछते थे और बहुत ही मतलब हमारी साइड से बेसिकली क्वेश्चंस पूछ रहे थे, ऐसे लग रहा था कि पब्लिक को सपोर्ट कर रहे एक्सेट्रा। फिर बाद में ऐसे लगा 2014 के बाद कुछ तो भी बदल गया है कि अर्नब गोस्वामी बदल कैसे गए, पर एक्चुअली वो कभी बदले ही नहीं थे। वो एक्चुअली पहले भी यूपीए के खिलाफ थे और 2014 के बाद भी यूपीए के खिलाफ ही रहे। पर एक्चुअली कंसिस्टेंसी है, अर्नब गोस्वामी काफी कंसिस्टेंट रहे हैं पिछले दशक में। और एक्चुअली होना क्या चाहिए था कि मीडिया के हिसाब से कंसिस्टेंट रहे, माफ कीजिएगा, कंसिस्टेंट रहे, लेकिन थोड़ा वल्गर हो गए क्योंकि वो तो आई थिंक वो तो उनको थोड़ा ज्यादा कॉन्फिडेंस भी आ गया अभी कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही है टाइप। थोड़ा लाउड स्पीकर का वॉल्यूम भी बढ़ गया अभी। तो मेरे हिसाब से अभी अगर आप देखेंगे कि जर्नलिज्म का मतलब होता है थोड़ा सा एंटी एस्टेब्लिशमेंट, हमेशा एंटी एस्टेब्लिशमेंट नजरिया रखना।
कि जो भी पावर में है उनको क्वेश्चन करना, जो भी लोगों की तरफ से सवाल पूछना सरकार को। तो अर्नब गोस्वामी जब ये कर रहे थे, जब यूपीए पावर में थी, तब वो हमारे साइड पे थे। पर जब वो अब बीजेपी के तरफ से हो गए हैं टाइप ऐसे लग रहा है, और फिर अभी जो गवर्नमेंट पावर में उसको वैसे ही सवाल नहीं पूछ रहे हैं, तो उनकी कंसिस्टेंसी है, पर हम एक्चुअली वो मीडिया का काम नहीं है, ये बताना बहुत जरूरी है। जैसे आपने जैसे कहा बिल्कुल कि अन्ना हजारे का जो आंदोलन हुआ था, तब 24 घंटे मीडिया ने उसका कवरेज किया था, और बहुत ही प्रो पीपल कवरेज था, जो कि होना भी चाहिए, कि सरकार को सवाल पूछ रहे थे लोग। अभी क्या हो रहा है कि सरकार को कोई सवाल पूछ ही नहीं रहे, लोगों को सवाल पूछ रहे, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको सवाल पूछ रहे। तो ये एक पंचिंग डाउन वाला सिनेरियो हो गया, जबकि हमेशा पंच अप करना चाहिए, तो मीडिया का ये थोड़ा सा पंचिंग डाउन टाइप सिनेरियो हो गया। और ये बहुत स्टार्कली दिखाई दिया है पिछले दशक में। और एक पर्सनली ऐसे बोलूं मैं तो सर, 2011 में मैं दिल्ली आया था, मैं तो 21 साल का था तब, और तब मैं पार्लियामेंट में काम करना शुरू किया था। तब मैं यूपीए के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए काम करता था, और मुझे गुस्सा आता था, और गुस्सा मुझे बीजेपी की तरफ आता था कि कि पार्लियामेंट चलने क्यों नहीं दे रहे हो, क्योंकि हम काम करके आते थे, रिसर्च करके आते थे, स्पीचेस बना के आते थे, और फिर पार्लियामेंट अडजर्न हो जाता था। 2011 से लेके 2014 तक उन्होंने पार्लियामेंट चलने नहीं दिया। पर एक तरीके से फिर मैं अन्ना हजारे के आंदोलन में जाके वो मैदान में भी गया हूँ, मैं निर्भया के प्रोटेस्ट में भी था, वाटर कैनन भी पड़ी है मुझे मेरे मुंह पे, वो सब हुआ है। तो ऐसे लगता है कि बहुत ही मिक्स्ड फीलिंग टाइप आती है कि हाँ, मतलब पार्लियामेंट चल नहीं रहा था, पर अभी कर भी क्या सकते थे उस टाइम पे, इतने प्रोटेस्ट चल रहे थे स्ट्रीट पे, और इंडिया गेट तक लोग जा रहे थे। तो अभी तो वो हो ही नहीं सकता, अभी तो पार्लियामेंट चल भी नहीं रहा है, मतलब अभी भी पार्लियामेंट चल नहीं रहा है। तो मजे की बात ये है कि अभी भी चल नहीं रहा है, फिर भी अब थोड़ा सा और बुरा लगता है कि अब बहाने मेजोरिटी बदल हो गए कि हैं, अब वजहें बदल गई हैं। जी, मैं वजह इसी बदल मौके गई। पर आनंद को भी लाना चाह रहा हूं कि ये जो बदला है रवैया मीडिया का, आनंद, इसको आप कैसे देखते हैं? ये मीडिया, लगता है आपको कि ये कोई बहुत बड़ा भटकाव नहीं है मीडिया का ये, या फिर सामान्य बात है, या इसमें कुछ असाधारण देख पा रहे हैं आप मीडिया के इस भटकाव में? मीडिया का एक भाग और मीडिया का दूसरा भाग, अभी भी एक विभाजन है। ऐसी बात नहीं है कि सभी एक ही पाले में हैं और सभी नहीं हैं, तो वो बंटवारा अभी भी है और हमेशा से रहा है। तो एक तो मुझे ये देखना इस नजरिए से देखना कि सभी चीज किसी चीज के विरुद्ध ही होने चाहिए। जैसे कि जब कोई चीज काउंटर, जैसे एक पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट जो राजनीतिक रूप से स्थापना है या जो पावर में है, उसके एंटी होना, या फिर कल्चरल एस्टेब्लिशमेंट जिसको ल्यूटेंस जोन बोल दिया जाता है, जो पारंपरिक रूप से बौद्धिक वर्ग जिन्हें मान लिया गया है, या जिनका उस तरह के इंटेलेक्चुअल प्रोपोगेशन पर नियंत्रण रहा है। तो दो तरह का एस्टेब्लिशमेंट अभी दिख रहा है। तो कुछ मीडिया समूह जो हैं, वो जो है पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट, एंटी पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट है, कुछ है एंटी कल्चरल एस्टेब्लिशमेंट है। मतलब कल्चरल एस्टेब्लिशमेंट से यहाँ मतलब है वही जिसे ल्यूटेंस कहा जाता है, या जो पारंपरिक इंटेलेक्चुअल एलीट है। खान मार्केट गैंग भी कह सकते हैं। हाँ, तो काउंटर दो तरह से दो धाराएं चल रही हैं। लेकिन मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि ये दोनों जो है काउंटर किसी चीज का होना है। मीडिया जो है इंफॉर्मेशन या कमेंट्री जो है, वो जो है एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो सकती है। मतलब जरूरी नहीं है कि, क्योंकि कई बार जो है एस्टेब्लिशमेंट का एंटी होने में भी कई तरह के इंफॉर्मेशन दबते हैं और कई तरह का भ्रामक प्रचार भी होता है, और प्रो एस्टेब्लिशमेंट होने से भी वही होता है। तो इंफॉर्मेशन जो है, सूचना जो है, वो अपने आप में एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल होती है। तो मीडिया अपने पूर्वाग्रहों के बावजूद भी
पूर्वाग्रहों के बावजूद भी जो है इंफॉर्मेशन की सिपाही हो सकती है, मेरा ये मानना है। तो तो जैसे आज manipulations और मैं उसी दूसरी पर और आप है कि मैं उसी पर आपकी अगर राय जानना चाहूँ कि जिस तरह से हम देख पा रहे, जिस इंफॉर्मेशन की बात आप कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि उस इंफॉर्मेशन के साथ बहुत तथ्यात्मक तोड़ मरोड़, भटकाने वाली जो जो इनपुट्स, इस तरह का मीडिया का रवैया है जिसमें फैक्ट चेक जैसी विधा इजाद करनी पड़ी, ये सब नए फिनोमिना हैं, नई परिघटनाएं हैं। तो उसके लिहाज से मैं जानना चाहता, ये तो हम समझ गए कि दो फाड़ है मीडिया में, एक पक्ष और एक विपक्ष में अब वो कर रहा है, लेकिन मीडिया का रवैया जो है इस तरह के मामलों में कि फैक्ट चेक करना पड़े, और फैक्ट चेक सिर्फ मीडिया का ही नहीं, फैक्ट चेक प्रधानमंत्री के स्तर तक होना करने की नौबत आ गई है। ये वास्तव में मतलब आपको नहीं लगता कि एक एक मीडिया के लिहाज से एक शर्मनाक स्थिति है? नहीं, मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ कि पोस्ट ट्रुथ का युग जो है वो कोई नया युग नहीं है, वो हमेशा से युग रहा है। आप जो है मीडिया को पिछले 200 वर्षों में मीडिया के लेखों को, रिपोर्टों का अगर स्क्रूटनी करने लगे तो फैक्ट चेक जो है आपको रेट्रोस्पेक्टिव कई बार करना होगा। तो ये है कि स्क्रूटनी बढ़ी है जो इंटरनेट के आने से और पब्लिक अवेयरनेस बढ़ने से, ये से स्क्रूटनी बढ़ी है। और फैक्ट चेक जो है वो राजनेताओं का शुरू से किया जा सकता है, क्योंकि पोस्ट ट्रुथ जो पॉलिटिक्स है वो कभी भी ट्रुथ लविंग नहीं रही है। राजनीति हो या राजनीति से प्रेरित पत्रकारिता जो है वो कभी भी दुनिया में ट्रुथ लविंग संसार नहीं था। तो कई तरह के जो आप बोल रहे हैं कि विकृत सूचना या डिस्टॉर्टेड जो इंफॉर्मेशन है, इसका भी लंबा इतिहास रहा है। और ये एक सुखद चीज है कि अब जो है, अब सूचना प्रौद्योगिकी के प्रचार से और स्क्रूटनी बढ़ी है, लोग मीडिया को, नेताओं को फैक्ट चेक कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये एक इवोल्यूशनरी फेज है और अच्छा फेज है। इस चीज से इत्तेफाक रखा जाना चाहिए, क्योंकि मंच भी बहुत सारे बढ़े हैं और बहुत सारे अवसर बढ़े हैं मीडिया के, तो सूचनाएं कुछ तबकों द्वारा जरूर डिस्टॉर्ट की जा रही हैं, मिसलेट की जा रही हैं, लेकिन वो सूचनाएं कहीं न कहीं अपने असली रूप में दर्ज हो पा रही हैं। पर वही है कि किसकी पहुंच ज्यादा है, किसका प्रभाव क्षेत्र ज्यादा है, इससे चीजें तय होती हैं। श्वेता, आपका क्या रुख है इस पर? मेरा मानना है, मैं बिल्कुल ये मानूंगी कि जो पोस्ट ट्रुथ वाला मुद्दा है वो पहले भी रहा है और स्क्रूटनी अभी बढ़ी है, इसलिए ज्यादा फैक्ट चेक हो पा रहा है। जी। लेकिन ये भी साथ ही साथ सही है कि पहले जो पत्रकारिता मीडिया जब अपनी खबर रखती थी, वो सूचना देती थी, इस्टेब्लिश नहीं करती थी। अभी क्या है कि आप फैक्ट दिखा रहे हैं या नहीं दिखा रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं, फैक्ट्स के साथ जो आप गड़बड़ी कर रहे हैं या बिल्कुल सही फैक्ट दिखा रहे हैं, वो जो भी आप कर रहे हैं इंफॉर्मेशन देने के वक्त, उसके बाद आप अपने जो आपकी अपनी विचार है, जो वो पत्रकार प्रेजेंट कर रहा है, वो उससे एस्टैब्लिश भी कर दे रहा है कि हाँ, ये तबलीगी ने ये किया, हाँ, किसान आंदोलन के लोग यहाँ से आए हैं, इस खालिस्तानी विचारधारा के हैं, या शाहीन बाग के लोग इसके, वो एस्टैब्लिश भी कर रहा है। या रिया चक्रवर्ती के मामले में हम देखें तो उन्होंने ये किया ही किया है। तो पहले में जितना मुझे याद है, जो मेरी समझ है, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ और दैनिक जागरण से लोगों का विचार बनते और बिगड़ते सालों से मैंने देखा है। लेकिन उसमें भी जो सूचना थी, सूचनाओं के साथ गड़बड़ियां थी और बिल्कुल फैक्ट चेक, चूंकि पहले स्क्रूटिनी का इतना स्कोप नहीं था, इंटरनेट नहीं था, तो वो नहीं हो पाता था। लेकिन वो फैक्ट्स के साथ गड़बड़ियां होती थी, लेकिन वो एस्टैब्लिश करने का स्कोप इस तरह से, जिस तरह से अभी मीडिया को मिल भी गया है और वो कर भी रही है, ये नहीं होता था। ठीक बात। मेघनाद जी, मैं ना एक्चुअली आनंद को थोड़ा सा काउंटर भी करना चाहूँगा यहाँ पर कि न्यूट्रल रिपोर्टिंग हो सकती है। मेरे हिसाब से अगर आप सोचेंगे, अभी गवर्नमेंट की प्रोपोर्शनैलिटी भी देखनी चाहिए। जैसे अभी उन्होंने IRCTC के अकाउंट से लाखों ईमेल्स, करोड़ों ईमेल्स को एक्चुअली पंजाब के फार्मर्स के बारे में या फिर वो जो फार्म लॉज है उसके बारे में ईमेल्स भेज दिए।
इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट कर दी। न्यूज़पेपर में इतने सारे भर भर के एडवर्टाइजमेंट देते हैं। अभी मीडिया में तो आप तो देख ही रहे हैं क्या हो रहा है। योगी आदित्यनाथ के ऐड आपको स्वराज्य से लेके सभी इस पर दिख जाएंगे, जो जो उनके प्रो बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश राइजिंग, चीफ मिनिस्टर सबसे अच्छा, जो भी क्या भी, मतलब आप तो जानते ही है क्या हाल है। तो मेरे हिसाब से आपको ये भी देखना चाहिए कि गवर्नमेंट के पास जो इंफॉर्मेशन स्प्रेड करने की पावर है वो इतनी डिस्प्रोपोर्शनेटली ज्यादा है, और इतनी मतलब बिलीवेबिलिटी भी ज्यादा बढ़ जाती है, राइट? कि जैसे मेजोरिटी से नरेंद्र मोदी पावर में आए हैं, बीजेपी उत्तर प्रदेश में भी जीत गई, बहुत सारे स्टेट इलेक्शंस जीत गई, तो उससे उनकी क्रेडिबिलिटी जैसे लोगों के नजरों में बढ़ती जाती है। तो इस हिसाब से इस सिनेरियो में मुझे लगता है कि एंटी एस्टेब्लिशमेंट जर्नलिज्म ही इसका एक बैलेंसिंग कर सकता है। क्योंकि इस माहौल में अगर आप न्यूट्रल रिपोर्टिंग करने लगेंगे, या फिर आप सोचेंगे कि नहीं नहीं हमेशा एंटी एस्टैब्लिशमेंट नहीं होना पड़ेगा, तो आप एस्टैब्लिशमेंट की मदद कर रहे हो मेरे हिसाब से। एस्टेब्लिशमेंट के पास रिसोर्स बहुत असीमित जी है। जी आप बिल्कुल उस प्रोपोर्शन में काउंटर नहीं कर सकते अगर आप बिल्कुल। होने का खतरा उठा। ठीक बात। और ये हमको पहले मतलब वही ये दशक में ये बहुत स्टार्कली दिखाई भी दिया, राइट? क्योंकि यूपीए के टाइम पे कुछ भी कह लो, मतलब पॉलिसीज पास नहीं होते थे, डिसीजंस नहीं होते थे, पॉलिसी पैरालिसिस हो गया था, ऐसे काफी शब्द उछाले गए थे, मीडिया नहीं उछाले थे। जी और उसकी वजह से एटलीस्ट गलत डिसीजंस तो नहीं हो रहे थे, डिमोनेटाइजेशन जैसे कुछ हुआ नहीं, ये जीएसटी के ये सब गड़बड़ हुए नहीं, या फिर ये जो 370 का हुआ वो भी हुआ नहीं। तो एसेंशियली यूपी आप ऐसे समझेंगे कि कोएलिशन गवर्नमेंट बेस्ट है, क्योंकि कोएलिशन गवर्नमेंट में कुछ होने ही नहीं देते, तो इसका मतलब ये है कि लोगों को लगता है कि अभी हमको काम करना पड़ेगा, तो वो करने भी लगते हैं, इसलिए जीडीपी भी बढ़ जाती है। तो जब मेजोरिटी गवर्नमेंट आई तो लोग बोलते कि अरे गवर्नमेंट ही सब कुछ देगी हमको अभी, और गवर्नमेंट ही हमको बताएगी क्या सही है क्या गलत है, तो फिर वो अब काम करना छोड़ ही देंगे, तो फिर इकोनॉमी का क्या होगा? तो हम ये बहुत विस्तृत विषय है, और चूंकि हमें और भी कुछ चीजें हैं उस पर भी बात करनी है। मेरे ख्याल से अगर हम थोड़ा सा हाल फिलहाल के मुद्दों पर आए, तो धारा 370 की समाप्ति का मुद्दा रहा, और कश्मीर से उस पर बात करनी चाहिए। आनंद, आपको लगता है कि इस फैसले के बाद जो मकसद था, जो लक्ष्य हासिल करना था, कश्मीर के एक तरह से पूरा इंटीग्रेशन का जो बीजेपी बात करती है, या कश्मीर में एक तरह का जो भाव है बाकी भारत से अलग होने का, या उससे लोगों में उस मकसद में कामयाबी मिली, या इसके हटाने से इस मकसद को कामयाब किया जा सकता था? नहीं, वो जो 370 का मुद्दा था, वो जो भाजपा सरकार है उसका एक रेशनल एक्सपेक्टेशन ये था कि जब भी यह सरकार जो बहुत सशक्त होगी तो 370 ऐसे कई निर्णयों में पहला निर्णय होगा जो ये ले सकती है। जी जी। क्योंकि टेरिटोरियल इंटेग्रिटी जो है, जो एक देखिए, दो ज़्यादा मैं जटिल नहीं बनाना चाहता इसे, फिर भी 2 धाराएँ जो है राष्ट्रवादी सोच की हो सकती हैं। एक है कि कॉन्स्टिट्यूशनल पैट्रियोटिज़्म, जो कि हैबरमाश का, जगन हैबरमाश का की धारणा है। लेकिन वह ये जो राष्ट्रवादी विचारधारा के दूसरे तत्व को संतुष्ट नहीं करता, जो कहता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल पैट्रियोटिज्म जो है उसकी सीमाएं फिर भी राष्ट्रवाद ही तय करता है, क्योंकि राष्ट्रीय सीमाएं हैं। तो जो राष्ट्रवादी पार्टियां होंगी जैसे भाजपा है, वो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को और उससे जुड़े जो भी उसको असहज तत्व लगेंगे, जैसे कि 370 का अलग एक व्यवस्था होना जम्मू कश्मीर में, उसको चुनौती देगी। तो उस लिहाज से अगर जो वैचारिक एक निरंतरता के रूप में एक नेचुरल पार्टी जो 370 को समाप्त कर सकती, करने का को एक प्राथमिकता देती, वो भाजपा थी। अब उसकी धारा ऐसी सशक्त हो गई कि कई पार्टियां जो इसका मूल रूप से विरोध करती, वो समर्थन में नजर आई।
क्योंकि ये एक आम धारणा बन गई उस समय जब 2019 में यह हुआ। जी तो कुछ जो स्पॉन्टेनियस वायलेंस का की उस समय जो तुरंत हिंसा की आशंकाएं थी वो तो नहीं हुई, लेकिन ये दूरगामी इसके परिणाम है, क्योंकि अलगाव और एलिनेशन का जो तत्व है, एक जैसे बड़े राज्य हैं, जो जो भी बड़े राष्ट्रीय राज्य हैं, वो चीन हो या भारत हो, उसमें कुछ ऐसे प्रांत रहेंगे जो कि हम बहुत सहजता से उस उसकी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी में उसका समावेश नहीं होगा। यह एक राष्ट्रीय कल्पना में कोई भी राजनीति मानकर चलती है किसी भी तो वो तो भाजपा या इस ऐसा फैसला लेने वाला कोई भी व्यवस्था यह मानकर चलेगा। वो जो एक वैचारिक निरंतरता में यह उसका और अब जब चरम पर है भाजपा अपने राजनीतिक शक्ति का केंद्र पर, तब यह निर्णय लेना मेरे ख्याल से इस दशक के में मतलब एक तरह से अवश्य संभावित था, एक इनएविटेबिलिटी थी ये। ठीक बात। इसमें बस एक चीज मैं समझना चाह रहा हूँ कि आपने कहा कि जब इस तरह की जो सरकारें होती हैं या इस तरह की जो वैचारिक राष्ट्रवाद की जो लाइन आपने बताया, तो वो इस तरह के फैसले करती हैं। ये जरूरी नहीं है कि वो फैसले सबको एक पिच पे ला सके, सबको एक आम सहमति की भाव, इसमें आम सहमति का भाव असल में गायब है। और दूसरा ये है कि जो इसमें अलगाव का भाव था या जो नाराजगी का जो भाव था कश्मीर के हिस्से में, वो तो पहले से था। तो क्या इस फैसले ने उस भाव को बढ़ाने का काम करेगा या घटाने का काम करेगा? मेरा ये सवाल था। श्वेता और मेघनाथ। अतुल, देखिए इसको ये एक हिस्टोरिकल सवाल भी है और ये सिर्फ मतलब इसको इसी परिप्रेक्ष्य में देखना सिर्फ कि ये सरकार आई है और ये बिल्कुल सही बात है कि ये वैचारिक राष्ट्रवाद की जब इस तरह की एक सरकारें आती हैं तो कुछ इस तरह के निर्णय लेती हैं, लेकिन इसको हिस्टोरिकली हमको समझना होगा। कश्मीर का मामला मतलब 1886 में कश्मीर को गुलाब सिंह ने खरीदा अमृतसर संधि के तहत अंग्रेजों से 75 लाख रुपए में, और तब से लेकर 1952 तक आते आते मतलब उसमें जो जमीन का मालिकाना हक था कभी राजशाही के अंतर्गत चला जाए, कभी दरबारियों के पास चला जाए, जिसमें जाहिर सी बात है कश्मीरी पंडितों की संख्या ज्यादा थी, उनके पास चला जाए, फिर वहां से फिर होते होते 1952 तक आते आते पहले 1950 में एक बिग लैंडेड एस्टेट्स एबॉलिशन एक्ट भी पारित हुआ जो शेख अब्दुल्ला के साथ मिलकर के हुआ। लेकिन 1952 में जब नेहरू और शेख अब्दुल्ला के बीच दिल्ली समझौता बना, तो वहां तक आते आते ये बहुत स्पष्ट था कि कश्मीर किस तरफ रहना चाहता है, कहाँ वो 370 की धाराएं जो 1956 में फिर संविधान में आई। तो 1886 से 1956 के बीच का ये संघर्ष है, इतना बड़ा हिस्टोरिकल स्ट्रगल, इतना बड़ा ऐतिहासिक संघर्ष कश्मीरियों का, और यूं ही एक कागज से अगर उसको हम बाईपास कर देते हैं, और उसमें भी मैंने पहले भी कई जगहों पर ये बात कही है कि जब 1947 में जो विभाजन के दौर के समय जो जम्मू के क्षेत्र की जनसांख्यिकी बदलने की कोशिश की गई थी, हरि सिंह के नेतृत्व में हुई थी, जो उस समय कश्मीर के भी राजा थे, और उनके समय में हुई थी, जिसमें बहुत बड़े मतलब उसमें लगभग 2,37,000 मुसलमानों का पलायन हुआ था। पाकिस्तान जो अभी पंजाब का जो इलाका पाकिस्तान की तरफ है, तो इतने बड़े बड़ा पलायन, उसका उस दौर का जो पूरा डर था, उस दौर की जो हिंसा थी, या 1886 से लेकर 1956 के बीच का जो कश्मीरियों का संघर्ष था, और उसके बाद से लगातार जो कश्मीरियों को लेकर के एक समझ बनती रही है कि मुसलमान कभी बोला जा रहा है, कभी पाकिस्तानी बोला जा रहा है, बिल्कुल वो उनका जो असर्शन है वो फिर वाजिब है, और हमने उनके असर्शन को लगातार न सिर्फ नजरअंदाज किया, बल्कि 1956 के और 1952 के दिल्ली समझौते को हमने तोड़ते हुए उनके कॉन्फिडेंस को हमने कमजोर किया हमारे ऊपर से। तो आज की डेट में पिछले कुछ 4 साल पहले जब कश्मीर जाना हुआ था, तो तमाम कश्मीरियों के साथ जो बात हुई उसमें किसी का कंफ्यूजन था कि हिंदुस्तान के साथ रहना है, किसी का कंफ्यूजन था कि हम एक थर्ड स्टेट बन जाते हैं, मतलब अलग अलग कंफ्यूजन थे। मुझे नहीं लगता कि अब
इतना सब होने के बाद और फिर अभी हाल में, चूंकि हम इस साल की बात कर रहे हैं, डोमिसाइल लॉ भी आ गया है, जी जिसमें कि परमानेंट रेजिडेंट का पूरा डेफिनेशन ही उन्होंने चेंज कर दिया है। मतलब अब तो हालत ये है कि बिहार के जो एक आईएएस ऑफिसर हैं, वो नए डोमिसाइल कानून के हिसाब से पहला उनको रेजिडेंट का कार्ड दिया गया है, जो कि अब मतलब उनके पास अब कश्मीर की भी नागरिकता है। तो ये इस तरह के जो तमाम बदलाव किए गए हैं, तो ऐसी सूरत में अब मुझे नहीं लगता है कि कश्मीरियों को अब कोई कंफ्यूजन होगी कि उन्हें किसके साथ रहना है या किसके साथ जाना है। तो बिल्कुल हमने लगातार ये जो गलतियां की हैं, ऐतिहासिक गलतियों के साथ जो हम जहां पहुंचे हैं आज, इसमें हमने कश्मीरियों का भरोसा खो दिया है। और इसमें एक और बात है कि आमतौर पर इस तरह के जो फैसले हैं, जो अधिकार विशेष कुछ देने की बातें हैं, वो एक एक आजादी के समय या जब इंटीग्रेशन हो रहा था, जब तो एक हाथ दे एक हाथ ले के तहत, एक डील के तहत चीजें होती हैं कि कैसे आप इन फैसलों को आगे बढ़ाते हैं। और जो हमारा संविधान है, वो ऐसा नहीं कि केवल उसमें 370 ही थे, अलग अलग हिस्सों को अलग अलग तरह के विशेषाधिकार देने का उसमें पूरा प्रावधान है। तो इस लिहाज से नॉर्थ ईस्ट को अलग अलग तरह के अधिकार मिले हुए हैं इसी संविधान के तहत। तो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी या इन लोगों का या दक्षिणपंथी जो राष्ट्रवाद के फ्लैग बेरर हैं, उनका ये जिस तरह से जो प्रचार था पूरा कि 370 ही इकलौती एक वजह है, तो वो उनके अपने पॉलिटिकल माइलेज के लिए, पॉलिटिकल मुद्दों के लिए तो ठीक है कि उनको चुनाव लड़ना है या उसके जरिए एक वो बना रहे थे, क्योंकि उसमें एक अंडरटोन था, क्योंकि कश्मीर की जो धार्मिक पहचान है या उसकी जो एक आस्था थी, उसको भी वो भी इनके पक्ष में जाती थी। वरना हमारे लिहाज से बतौर पत्रकार, मीडिया की तरफ से ये बात जानी चाहिए थी कि ये कोई असंवैधानिक या ऐसा कोई काम नहीं है जो और किसी को नहीं मिला है। मेघनाथ जी, आपको थोड़ा सा हम जूम आउट करेंगे। आई थिंक दोनों गेस्ट से कश्मीर के बारे में काफी बात कर लिया, पर आपने जैसे बोला कि ये जो नेगोशिएशन होता है, बेसिकली जब भी कोई ऐसा डिसीजन होता है तो दो पार्टीज के बीच में नेगोशिएशन होता है, गवर्नमेंट और स्टेक होल्डर्स के बीच में बातचीत होती है कि ये जो आप कानून लागू करने जा रहे हैं, इससे आपके लाइफ में क्या इफेक्ट पड़ेगा, आपको क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, ये सब बातें होती है। और यहाँ पर मीडिया का भी बड़ा रोल होता है, जहाँ पर उनको भी एक्सप्लेन करना होता है कि ये जो नई पॉलिसी आ रही है, इससे आपको ये इफेक्ट होगा, ये फायदा होगा, ये नुकसान हो सकता है। पर आप देखेंगे तो पिछले मतलब एटलीस्ट 2014 के बाद जो भी पॉलिसीज आए हैं, बड़े डिसीजंस जो लिए गए, इसमें कोई कंसल्टेशन नहीं करते। तो मतलब यहाँ पर कोई अटेम्प्ट नहीं होता है कि स्टेक होल्डर्स से बात करेंगे। डिमोनेटाइजेशन जैसे आप एक एग्जांपल ले लीजिए कि 8 बजे प्राइम मिनिस्टर आए टीवी पर, 12 बजे से करेंसी बैन, नेक्स्ट डे आपको करेंसी यूज नहीं होगी, उसके अगले दिन आप लाइन में लग जाओ। तो ये जैसे डिसीजन लिया था, और वहां पर फिर उन्होंने जापान में जाके बोला कि मुझे 50 दिन दे दो, 100 दिन दे दो, फिर देखना कितना अच्छा होता है एक्सेट्रा। और ऊपर से कैबिनेट के मिनिस्टर्स ये इसको जस्टिफाई करने में लगे हुए थे। वैसे ही जीएसटी के साथ हुआ। जीएसटी में आपने मिडनाइट लॉन्च किया, ये बटन दबाया, बहुत शोर शराबा किया, जैसे कि नया इंडिपेंडेंस मिल गया इंडिया को, लिबरलाइज हो गए, जो भी है। उसके बाद आपको तमाम चीजें दिखाई दी, जीएसटी में भी काफी प्रॉब्लम्स है, ट्रेडर्स को बहुत प्रॉब्लम्स हुए, बहुत सारे प्रोटेस्ट भी हुए उसके बाद। और ये किसी की दो राय नहीं थी कि जीएसटी आना चाहिए था, बट वो जिस तरीके से लाया गया था उसमें काफी प्रॉब्लम्स थी। फिर आप और भी ऐसे ही डिसीजंस ले सकते हैं, 370 का ही ले लीजिए, सीएए का ही ले लीजिए, इलेक्टोरल बॉन्ड्स ले लीजिए, काफी ऐसे डिसीजंस एक के बाद एक आते गए, जिसमें गवर्नमेंट का ऐसा रवैया था कि अच्छा आप ट्राई तो करके देख लीजिए, मतलब ये 1 साल के लिए ट्राई करके देख लीजिए। जैसे अभी कुछ 2 दिन पहले ही एक बयान आया था कि मोदी जी बोले कि, या फिर कोई बोल रहा था कि 1 साल आप इनको फार्म लॉज को ट्राई करके देख लीजिए, जहां आपको फायदा होगा। बट ये तो ऐसे तो नहीं होता है ना, मतलब आप लॉज लागू करने के पहले ये सब करना चाहिए था, बातें करनी चाहिए थी, नेगोशिएशंस करनी चाहिए। बहुत तो महत्वपूर्ण बात है मेघनाथ की जी, कंसल्टेंसी की पूरी प्रोसेस है, असल में वो डेमोक्रेसी की बहुत मूल आत्मा जैसी चीज है जी। कि और आप आई थिंक सर ज्यादा इसका, स्टेकहोल्डर्स को उसमें इन्वॉल्व करते हैं अपने फैसलों में। सर इसके पीछे और एक वजह, एक तो आपने स्टैंडिंग कमिटीज में जो बिल जा रहे हैं वो कम हो गए हैं, कमिटीज ज्यादा पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, एमपीज पढ़ाई नहीं कर पा रहे। पर इसमें ना मुझे लगता है कि कुछ हद तक
हमारे मिडिल क्लास की भी थोड़ी सी गलती है इसमें। बहुत जल्दी है, हमको सब कुछ अभी चाहिए, बेसिकली पेशेंस नहीं है। जैसे यूपीए के टाइम पे पॉलिसी पैरालिसिस हो गया था, तो उसका ऑपोजिट मतलब यही है। उसका ऑपोजिट ये है कि आपको बिना पूछे डिसीजंस लिए जाएंगे। और अभी अगर आप जस्ट जनरली आपके मिडिल क्लास फैमिली में या फिर अपर कास्ट फैमिलीज में पूछ लेंगे तो बहुत खुश है लोग कि हाँ ऐसे ही तो होना चाहिए, क्या ही पूछेंगे, हर चीज में थोड़ी पूछने वाले हैं, राइट। पर हर चीज में पूछना चाहिए एक्चुअली। हर चीज, यही गवर्नमेंट का काम होता है कि सबसे एफिशिएंटली और सबसे सटीक तरीके से कम्युनिकेट करना चाहिए, और पूछना भी चाहिए कि नहीं ये ठीक है या नहीं है, राइट। जो बस 5 साल में वोट करके बस आप खत्म हो गया आपका काम, ऐसा नहीं होता है। या तो लोकतंत्र तो हमेशा चलने वाली एक प्रक्रिया भी है। बिल्कुल 5 साल में एक बार केवल पुर्जा लगाने से तो बाकी पुर्जों में जंग लग जाएगी। बिल्कुल। तो मेघना, आनंद से मैं जानना चाह रहा था। आनंद, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है और इस सरकार के पूरे एक जो पिछले 6 साल 2014 में बनी नरेंद्र मोदी की, उसके ऊपर एक एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि सरकार पूर्ण बहुमत में तो है और उसके पास मैंडेट है, लेकिन ये जो सलाह मशवरे की परंपरा है, जो डेमोक्रेसी का जो मूल है, उसमें ये सरकार पूरी तरह से लगभग हर अवसर पर असफल दिखती है। और उसका नतीजा हमें ये दिखता है कि सरकार पहले फैसले अपने नंबर्स के दबाव में, प्रेशर में कर तो लेती है, लेकिन फिर उसके नतीजे जो होते हैं वो बहुत उल्टे होते हैं। अगर हम डेमोनेटाइजेशन पे ही आते हैं, जो कि इस दशक की एक बड़ी घटना थी, और हमने पाया कि 2 महीनों के अंदर उसमें 60 से ज्यादा गोल पोस्ट चेंज किए गए। पहले कहा गया कि इसका मकसद ब्लैक मनी को खत्म करना है, फिर कहा गया कि इससे आतंकवाद की रीढ़ तोड़ दी जाएगी, फिर कहा गया नक्सलवाद खत्म हो जाएगा, फिर कहा गया कि हम कैशलेस इकोनॉमी बनाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, ये वो। खैर, जो नरेंद्र मोदी का भाषण है पहले दिन का, जो 8 बजे रात को उन्होंने दिया था, उसके बाद उस भाषण में जो राशि मेंशन की गई, उससे ज्यादा पैसा इनफैक्ट वापस आया। तो एक तो ये कि प्रधानमंत्री या आरबीआई को पता नहीं कि एक्चुअल कितने करेंसी रन कर रही है इकोनॉमी में, वो एक अलग मसला है, उसको छोड़ दिया जाए, सारा पैसा वापस आ गया। तो लगभग एक भी लक्ष्य ऐसा नहीं था जो नोटबंदी से हासिल किया गया हो जिसका दावा सरकार ने किया। और उससे जो समस्याएं पैदा हुई, जो जनहानि हुई, लोगों की जिंदगियां दांव पे लगी, लोगों के काम रुके तमाम, उसका कोई हिसाब नहीं है, उसका कोई पैमाना नहीं है नापने का। बेहतर नहीं होता कि सरकार उस फैसले के बाद भी अपने आगे के फैसलों में इस तरह की चीजों को शामिल करती? हाँ, तो एक तो उसका जो प्रेसिडेंट है, तो पिछले 30 वर्षों में हमने ऐसे बहुमत का सरकार देखा नहीं है, तो जो पब्लिक मेमोरी में जी। उसको हमारे पास मापदंड है नहीं कि ऐसे बहुमत की सरकारें क्या करती हैं। तो ऐसी बहुमत की सरकार ने कई चीजें की हैं पहले। तो एक तो बीच में जो गठबंधन सरकार का करीब 3 दशक रहा, उसने जो प्रणाली है, सरकार की प्रणाली कैसे है और जो निर्णय लेने की प्रणाली, उसमें एक बीच में जो इंटररेगनम है, एक मेजॉरिटी गवर्नमेंट और सिंपल मेजॉरिटी गवर्नमेंट, तो उसमें एक बड़ा एक हाइएटस कह सकते हैं, तो वो है। दूसरी बात है कि एक इस सरकार में शुरू में एक कहिए कि बेचैनी दिखी कि जैसे सरकार जो है, या राज्य कहिए, सरकार उसके लिए सही शब्द नहीं होगा, राज्य जो है आम लोगों के जीवन में उसकी उपस्थिति जो है वो ऐसी है कि राज्य को इतना भी बड़ा नहीं माना जाता है कि वो आपके मूलभूत समस्याएं जैसे गरीबी वगैरह को खत्म कर दें, और इतना छोटा भी सरकार को नहीं माना जाता जो आपके बाथरूम का पाइप ठीक कर दे। तो अब न बड़ा है न छोटा है, तो सरकार की आम जीवन में उपस्थिति दर्ज कैसे होगी, या फिर प्रधानमंत्री जैसे पद पे बैठे, तो अब डिमोनेटाइजेशन या वगैरह ये सब जो है, एक एवरीडे लाइफ जो है, जो आम जीवन है, उसमें सरकार या राज्य की उपस्थिति दर्ज कराती है, या फिर ऐसे विषय जो एक चेंज के मैसेज से आई। तो चेंज जो है, जो लोग भारतीय राज्य व्यवस्था जो है वो में जो है इतना स्लो है कि आपको कुछ हो रहा है, इसकी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए कई बार कुछ तरह की नाटकीयता भी करनी पड़ती है। तो
मेरे ख्याल से ये एक ड्रामेटिक स्टेप था। उसी क्रम में मैं सभी निर्णयों को नहीं रखूँगा। जैसे 370 है और भी कई निर्णय हैं, वो तो ख़ैर इस पार्टी का मतलब लोग चिर परिचित हैं कि एजेंडा में रहा है। लेकिन या फिर रिफॉर्म्स का फार्म रिफॉर्म्स है वगैरह, ये सब जो है एक एजेंडा, लेकिन कुछ निर्णय जो हैं वो नाटकीयता का पुट लेकर आए थे। डिमोनेटाइजेशन के अगर कुछ उद्देश्य थे वो पूरे हुए या नहीं हुए, उतना मेरा गहन अध्ययन नहीं है आर्थिक मामलों पर कि मैं बता पाऊँ। लेकिन उसको अगर उसके कुछ उद्देश्य थे और पूरे भी करने थे, और जरूरी नहीं है कि सभी नीति जो है अपने कार्यान्वयन में सफल ही हो, लेकिन उसके उद्देश्य जो है वो क्लियर होने चाहिए। तो अगर उसमें कम्युनिकेशन गैप रहा तो ये सरकार की विफलता है, और अगर कुछ भी उसमें उद्देश्य अचीव नहीं हुआ वो भी विफलता है। तो इतना ही कहूँगा। आपने एक ही डिमोनेटाइजेशन पे ही शायद पूछा था। हाँ, तो श्वेता, आपको लगता है कि डिमोनेटाइजेशन जैसे फैसलों ने इस सरकार के बारे में क्या संदेश दिया? एक तो जो मेघनाथ ने बताया कि कंसल्टेंसी की जो प्रक्रिया है, जो बातचीत की आपस में आम सहमति बनाने की एक वो है प्रक्रिया है, उसको पूरी तरह से नजरअंदाज कर देना, तो ये एक खामियाजा है बहुत ताकतवर सरकारें बन जाने का। अगर पूर्ण बहुमत की सरकार आती है तो इस तरह के मनमाने फैसले करती है जिसका कोई लक्ष्य नहीं पता है, जिसके बारे में जरूरत से ज्यादा लोगों को से बातचीत नहीं की गई, उसके स्टेक होल्डर्स जिसमें शामिल नहीं है, मनमाने फैसले करने की छूट मिल जाती है ऐसी सरकारों से। मुझे नहीं लगता हर केस में ये जरूरी है। बिल्कुल हिंदुस्तान में जो हम सबने देखा है कि कैम्ब्रिज एनालिटिका और तमाम जो और इलेक्शंस के अलग-अलग एनालिसिस निकल करके आए हैं, तो हिंदुस्तान में जो जिस तरह का इलेक्शंस में आर्थिक गठजोड़ हुआ है, कॉर्पोरेट्स का, जो टर्म है क्रोनी कैपिटलिज्म, उसको भी समझने की जरूरत है। तो अब ये जो चुनाव के समय जो इतने बड़े स्तर पर गठजोड़ हुए हैं, तो जाहिर सी बात है कि आर्थिक फिर लाभ भी पहुंचाने का दबाव है, सरकारों पर भी है, और मतलब राज्य सरकार पर भी है और केंद्र सरकार पर भी है। और ये जरूरी नहीं कि ये दबाव ही, सिर्फ हम इसको दबाव शब्द की तरह लें, ये बिल्कुल उनकी पूरी सहमति के साथ ये काम होता है। तो जाहिर सी बात है, जब आपको आर्थिक स्तर पर इतने बड़े बदलाव लाने हैं, ये चीजें बदलनी है, चाहे आप फार्मर्स मतलब आप इवन 370 भी बिल्कुल सही बात है कि वो एजेंडा में सरकार के था, लेकिन 370 के आने के बाद जिस तरह से बाकी जो मैंने पहले भी कोट किया, डोमिसाइल लॉ आया या बाकी चीजें जो बदलाव आ रहे हैं, लैंड बैंक्स क्रिएट किए जा रहे हैं, तो ये सिर्फ उन एजेंडा से ही नहीं गाइडेड है, ये आर्थिक जो प्रतिफल इसके होने वाले हैं, लैंड बैंक बनने हैं, बड़े लेवल पर लैंड ग्रैब करना है, खेती किसानी में अडानी अंबानी जैसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को घुसाना है, ये सारे उसमें कारण बनते हैं। डीमोनेटाइजेशन जहां तक मामला बनता है, और ऑफ कोर्स उसके लिए कंसल्टेशंस की प्रक्रिया को फिर बार बार नजरअंदाज किया जाएगा। जहां तक डीमोनेटाइजेशन का मामला है, उस पर पहले भी काफी लिखा जा चुका है। करप्शन के लिहाज से जब बात हुई तो ऑलरेडी उसमें फेल हुआ है, मतलब डीमोनेटाइजेशन उतना इफेक्टिव टूल नहीं रहा है, और इस पर काफी कुछ लिखा भी जा चुका है। इसके साथ अब ऐसा तो है नहीं कि नोटबंदी के बाद फिर नोटों को बदला नहीं गया। कभी हम बैंगनी रंग का नोट देखते हैं, कभी हम नीले रंग का नोट देखते हैं, आए दिन तो नोट बदले जाते हैं। तो इतने बड़े स्तर पर जो जिन कारणों को गिनाते हुए इस सरकार ने नोटबंदी की घोषणा की थी, क्या वो कारण हम प्राप्त हो सके हैं? और इस पर चूंकि काफी कुछ कहा जा चुका है, इसलिए उसको कुछ भी कहना रिपीट करना होगा। लेकिन जितना कुछ कहा गया है, जो शोध आए हैं, जो रिसर्च आए हैं, उसमें असल में हमारी आर्थिक दशा, इस देश की आर्थिक दशा बिगड़ चुकी है। तो नोटबंदी जिस कारण से हुई थी वो तो नहीं हुई, उसके नकारात्मक प्रभाव जरूर दिख रहे हैं। और ये सब कुछ बिल्कुल सही मेघनाथ ने कहा है, ये सब कुछ बिना वाइडर कंसल्टेशंस के नाते है। इसमें आर्थिक पहलू जरूर एक बड़ा कारण है, जो इस सरकार और चूंकि पिछले 1990s के बाद जो लगातार रिफॉर्म्स के नाम पर लिबरलाइजेशन को जिस तरह से जो बढ़ते हम जहां आज पहुंचे हैं, उसमें इस तरह के आर्थिक दबावों का, या यूं कहें आर्थिक और राजनीतिक साठ गांठ गठजोड़ का सामना करना वाजिब है।
इसमें डिमोनेटाइजेशन के जरिए ही एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज है जिस पर बात करना, जिसका जिक्र मेघनाद ने किया, इलेक्टोरल बॉन्ड और डिमोनेटाइजेशन, और उससे जुड़ी एक घटना है कि करप्शन। क्या जो मोदी सरकार का प्रशासन रहा पिछले 6 सालों का, 7 सालों का, वो पूरी तरह से करप्शन मुक्त रहा, वो करप्शन फ्री है? ये भी एक बड़े बहस का और उसका विषय होना चाहिए, जो कि आज हमारे मीडिया के डिस्कोर्स से बाहर है कि क्या ये पूरी तरह से करप्शन फ्री एक कोई सरकार दी गई है, प्रशासन मिला है देश को? उस पर भी एक बात होनी चाहिए। जहां तक डिमोनेटाइजेशन का मसला है, तो डिमोनेटाइजेशन के मसले में मैंने ही बहुत सारी उस टाइम पे रिपोर्ट्स की थी, उसके जरिए से कह सकता हूं मैं कि डिमोनेटाइजेशन अपने आप में करप्शन का बहुत बड़ा जरिया था। मसलन इस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में जमीनें खरीदी, ब्लैक, जाहिर सी बात है, और कैश में जमीनें खरीदी, उनके दस्तावेज के साथ हमने रिपोर्ट की है। तो वो कहीं ना कहीं ब्लैक मनी को ठिकाने लगाने की थी। जिस तरह से अहमदाबाद कोऑपरेटिव बैंक का मामला, जिसमें अमित शाह डायरेक्टर थे, और जिसमें रात रात भर, आधी रात को, बाद में डेट कब खत्म हो जाने के बाद पैसे जमा कराए गए, करोड़ों रुपए, हजारों करोड़ रुपए का, वो सारे मामले। तो जो करप्शन की बात है कि करप्शन, कितना करप्शन मुक्त रहा, इसी तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड का मसला है। हमने 7-8 पार्ट की सीरीज की, और किस तरह से करप्शन को, जो हम चुनावी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने की बजाय और ज्यादा करप्शन को संस्थागत रूप दे दिया गया, एक कानूनी रूप दिया गया। उन मसलों के लिहाज से बात किया जाए तो मेघनाथ, सबसे पहले आप ही की टिप्पणी लेना चाहूंगा कि करप्शन के मुद्दे पर अगर इस सरकार का आकलन करना हो तो कहाँ पाते हैं आप? एक्चुअली मेरा तो ये ऑब्सेशन ही रहा है जब से वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स जब से पास हुए हैं। तो हमने ही एक्चुअली वो स्टोरी सबसे पहले ब्रेक की थी न्यूज़ लॉन्ड्री में 2017 में, जो 2016-17 में जो हुआ था कि उन्होंने फाइनेंस बिल में एक बहुत ही स्नीकी तरीके से एक प्रोविजन डाल दिया था, जिससे कि उन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज के लिए एक करेंसी बना दी जो 15 दिन के लिए वैलिड है, प्रोमिसरी नोट की तरह। तो उसकी वजह से कौन पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेशंस दे रहा है वो कभी हमको पता नहीं चलेगा। तो ये ना पहले जो क्रोनी कैपिटलिज्म के जो आरोप लगते थे कि पॉलिटिकल पार्टीज और कॉर्पोरेट्स के बीच में डील्स होते हैं और फिर उसकी वजह से वो लूटते हैं टैक्स पेयर को, कॉर्पोरेट्स को अनड्यू एडवांटेज मिलते हैं एक्सेट्रा। तो अभी हम इस मुकाम पर जा पहुंचे कि एटलीस्ट तब सीएजी के हिसाब से और आरटीआई फाइल करके एटलीस्ट पता तो चल जाता था कि कौन से कॉर्पोरेट और कौन से पार्टीज इन्वॉल्व है। अभी तो ये पता भी नहीं चलेगा बेसिकली। अभी लास्ट वीक इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते वो जी बिल्कुल। और अगर आप देखेंगे पिछले ही हफ्ते हमारे जो चीफ इंफॉर्मेशनल कमिश्नर है उन्होंने कहा कि ये पब्लिक इंटरेस्ट में ही नहीं है कि आपको नाम पता चले कि इसने पार्टीज को डोनेट किया है करके। और उन्होंने हमारा जो राइट टू प्राइवेसी का लॉ है वो इस्तेमाल करके इसको जस्टिफाई किया कि जो डोनर्स है उनको राइट टू प्राइवेसी है करके। तो अब आप सोचिए कि कितना हम किस हद तक आ गए हैं कि एक तो क्यूरियोसिटी जो पहले थी कि भैया क्या करप्शन हो रहा है, भैया पता करो, थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट करो, थोड़ा सा मालूम होना चाहिए लोगों को कि कैसा उनका पैसा इस्तेमाल हो रहा है, वो तो गया। पर अभी तो बेसिकली वो क्यूरियोसिटी भी मारने की कोशिश हो रही है, ट्रांसपेरेंसी तो दिख ही नहीं रही है। और ऊपर से मुझे एक थोड़ा सा माइंडसेट चेंज टाइप हो गया है, वो मुझे बहुत अजीब लगा कि पहले जो वो स्पेक्ट्रम एलोकेशन या फिर कोल ब्लॉक एलोकेशन जो एक पब्लिक रिसोर्स था उस पर बहुत हुआ था कि मतलब नहीं, पब्लिक का पैसा है, पब्लिक का पैसा कैसे लूट सकते हो, कॉर्पोरेट को कैसे दे सकते हो। अभी आप अगर देखेंगे तो सेंट्रल विस्टा का प्रोजेक्ट ले लीजिए। सेंट्रल विस्टा का प्रोजेक्ट है, उसमें 20,000 करोड़ रुपए वो बनाने में लगा रहे हैं और कुछ 12,000 करोड़ रुपए वो पूरा सेंट्रल विस्टा डेमोलिश करने में लगा रहे हैं। उसमें एक रिपोर्ट आया था कि कुछ 600 किलोलीटर पानी रोज इस्तेमाल होगा डेमोलिशन के वक्त। अब ये पब्लिक रिसोर्स नहीं है क्या? ये पब्लिक रिसोर्स, ये पब्लिक का पैसा नहीं है क्या? फिर उसी तरह से फिर से सवाल क्यों नहीं पूछ रहे हैं सरकार से? मीडिया क्यों नहीं पूछ रहा है? लोग क्यों नहीं पूछ रहे? ये कभी कभी सवाल आते हैं मन में, पर मुझे लगता है कि एक थोड़ा सा माइंडसेट चेंज हो रहा है और लोग थोड़े से अभी डिस्ट्रैक्ट भी हो गए हैं, कुछ उनके प्रायोरिटीज भी चेंज हो गए हैं और लगता है पता नहीं
क्या होगा अभी आगे जाके? अभी मैं एक डाटा देख रहा था जो कि पब्लिक डोमेन में आया, और बिहार इलेक्शन से पहले जो इलेक्टोरल बॉन्ड एसबीआई ने बेचे, उसमें मैक्सिमम बॉन्ड्स जो बिके हैं वो 1 करोड़ से ऊपर के बिके हैं। तो मतलब हाँ बिल्कुल। अब ये समझिए कि पहले ये इन्हीं पार्टियों ने अपने लिए एक कानून बना रखा था कि 2000 मिनिमम के जो होंगे उसका कोई नाम नहीं देना पड़ेगा, ऐसा 2000 से ऊपर कैश जब दे, पहले 20,000 हुआ करता था, तो आप अगर 19,999 रुपए देते थे कैश में, ताकि वो तो फिर नाम नहीं देना पड़ता, पर उन्होंने रिड्यूस करके 2,000 कर दिया है, और अब वो करोड़ों में बिक रहे हैं, किसी को नाम देने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से पूरी प्रक्रिया को इतना वो कर दिया गया कि अब इस देश में चुनाव रिफॉर्म की बात भी सोचना मुश्किल है। आनंद, आपको लगता है कि सरकार ने रिफॉर्म्स के जरिए जो सुधार और जो भ्रष्टाचार मुक्त कहने का वादे और घोषणाएं थी, उस दिशा में बहुत कोई प्रगति हुई है पिछली सरकारों के मुकाबले? हाँ, तो ये जो मेरे ख्याल से जो सिस्टमिक करप्शन है, जो बहुत जटिल करप्शन है, वो पब्लिक स्क्रूटनी उसकी करना मुश्किल है। और जो पब्लिक परसेप्शन में ज्यादा इंडिविजुअल डिपार्टमेंटल करप्शन दिखता है। तो उन इंडिविजुअल केसेस ऑफ डिपार्टमेंटल करप्शन नहीं होने की वजह से सरकार की ऐसी छवि है कि भ्रष्टाचार एक रिलेटिव टर्म्स में भ्रष्टाचार मुक्त एक प्रशासन दे सके हैं। तो एक क्या है कि प्रधानमंत्री स्तर पर और मुख्यमंत्री स्तर पे बहुत जो है इंडिविजुअल सेंस में कभी भी बहुत ज्यादा करप्शन नहीं रहता है। मुख्य होता है जो अनुशासन है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या कैबिनेट या ब्यूरोक्रेसी पर रखना। तो उसमें जो है एक करे डिसिप्लिन में कम्युनिकेशन कंट्रोल करके, सूचना का आना जाना कंट्रोल करके, और एक लगाम रख के मंत्रियों पर ये छवि बनी है सरकार की। और मैं गाँव में वगैरह में एक है कि सरकार दो चीजें इनके पक्ष में काम कर रही हैं कि करप्शन फ्री एक इमेज है मौजूदा सरकार की। दूसरा है कि जो टारगेटेड सोशल प्रोग्राम्स हैं उसका जो बेनिफिशियरीज हैं, वो दो चीजें जो हैं इनके पक्ष में जा रही हैं। जो सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्राम्स हैं जो और बहुत टारगेटेड ढंग से, और दूसरा करप्शन फ्री। और जो सिस्टमिक जो इलेक्टोरल फंडिंग रेजिम की जो सिस्टमिक करप्शन है वगैरह जो है, वो बहुत मुश्किल कहानी है बेचना, क्योंकि उसमें बहुत जटिलताएं हैं और इतनी कॉम्प्लेक्स स्टोरीज जो है, जो आम जनता है उसको बेचने के लिए करप्शन के लिहाज से भी ये बहुत जटिल स्टोरी है। मेरे ख्याल से अगर वो करप्शन है भी तो उसका प्रभाव जो है आपकी बात में समझ गया आनंद। आप लेकिन जो बात कर रहे हैं वो इस लिहाज से कि जनता को क्या चीज प्रभावित करती है, क्या नहीं प्रभावित करती है, या कम्युनिकेशन के लेवल पे किस चीज को जनता तक पहुंचाया जा सकता है, उस लेवल पर सफल है। पर मैं बात कर रहा हूं दूसरी, मैं बात कर रहा हूं कि जो चीजें हमारे सामने है उस पैमाने पर इस सरकार को कितना ईमानदार माना जाए। हमें आपको जो चुनाव तो लड़ना, इंडिविजुअल कोई बड़ा जो है स्कैम नहीं होना, और जो एब्सोल्यूट टर्म्स में देखिए तो इसको भी जो है पूरी पारदर्शी या बहुत ज्यादा ईमानदारी में अगर आइसोलेशन में देखा जाए एब्सोल्यूट टर्म्स में, तो बहुत ज्यादा अंक नहीं मिलेंगे क्योंकि उतनी पारदर्शिता है नहीं भारत में। लेकिन जो रिकॉर्ड रहा है, जो पिछले सरकारों का रिकॉर्ड रहा है, उसकी तुलना में कोई इंडिविजुअली बड़े करप्शन केसेस नहीं आना, डिपार्टमेंटल करप्शन नहीं आना सामने, या तो ये सरकार की उपलब्धि रही है या इसकी सूचना तंत्र की उपलब्धि। ठीक बात। श्वेता, आपका क्या नजरिया है इस मसले पर, भ्रष्टाचार से मुक्ति के मुद्दे पर? देखिए, आपने इलेक्टोरल बॉन्ड्स की बात ऑलरेडी कर दी है जी। एक आलेख मैंने आप ही न्यूज लॉन्ड्री पर ही मेरा पब्लिश हुआ था एफसीआरए के मुद्दे पर। जी। वो बहुत इंटरेस्टिंग पूरा प्रोसेस रहा कि 2013 में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म
और श्री ES शर्मा ने भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों पर FCRA कानून 1976 का उल्लंघन करते हुए फॉरेन रिसोर्सेज से पैसा लेने के विरुद्ध एक पिटीशन दाखिल किया। 2014 में दिल्ली हाई कोर्ट ने उस पर अपना आदेश सुनाया। उसके अनुसार उन दोनों पार्टियों को माना गया कि इन्होंने कानून का उल्लंघन किया है और कहा कि इलेक्शन कमीशन को आदेश दिया कि आप 6 महीने के भीतर इन दोनों पार्टियों पर कार्रवाई कर लीजिए, उनको सस्पेंड कर दीजिए। और ये हुआ था इलेक्शंस के 10 दिन पहले, जनरल इलेक्शन के 10 दिन पहले। हाँ, और 2016 में फिर उन फिनेंस बिल के ही तहत, चूंकि इलेक्टोरल बॉन्ड्स की आपने बात फिनेंस बिल में की, मनी बिल से इन्होंने काफी कुछ किया है। तो उस मनी बिल के तहत इन्होंने FCRA कानून में जो विदेशी स्रोत का पूरा फॉरेन रिसोर्सेज का जो पूरा डेफिनेशन है उसको अमेंड कर दिया और उसके हिसाब से दोनों पार्टियों ने जिसके तहत दोनों पार्टियों को हाई कोर्ट ने कहा था कि उसी डेफिनेशन को इन्होंने चेंज कर दिया। बाद में 2016 में जब सुप्रीम कोर्ट में यही मामला, चूंकि ये लोग लेकर सुप्रीम कोर्ट गए थे हाई कोर्ट के जजमेंट के विरुद्ध, तो वहां पर जब बहस शुरू हुई तो लॉयर्स ने कहा कि भाई विदेशी स्रोत की जो पूरा डेफिनेशन है वो तो 2010 में आपने किया है, 2010 वाला जो संशोधन है उसमें आपने किया है, कानून में कई बार संशोधन हुए हैं, जबकि जो हाई कोर्ट का ऑर्डर है वो 1976 के कानून के अंतर्गत है। तो इन्होंने अपना ही जो केस था, दोनों पार्टीज ने अपना केस सुप्रीम कोर्ट से वापस लिया और 2017 में वापस इन्होंने 2018 में वापस इन्होंने 1976 के कानून में रेट्रोस्पेक्टिवली बदलाव कर दिया, जिसके तहत अब ये मुक्त बरी हैं। तो अब आप इसको क्या कहेंगे? मतलब कायदे से कहा जाए तो मनी बिल के तहत इन्होंने बहुत सारे ऐसे कानून जिसके तहत रफाल पे तो इसलिए ये फंस जा रहे हैं बार बार क्योंकि रफाल रेट्रोस्पेक्टिवली उतने पीछे से हो नहीं पाया, इसलिए ये रफाल पे बार बार फंस जा रहे हैं। नहीं तो इन्होंने कानूनों में इतने संशोधन कर दिए हैं कि जिन कानूनों के तहत यूपीए सरकार के तमाम उनके खिलाफ केसेस दाखिल हुए, असल में वो कानून ही अब नहीं है, वो कानून में संशोधन हो चुके हैं। तो अब आप इसको, यही मैं कह रहा था कि असल में करप्शन एक तो है कि जिसका आनंद ने जिक्र किया कि इंडिविजुअल लेवल के करप्शन होते हैं जो दिख जाते हैं, किसी ने कमाया, किसी ने पैसा घूस लिया, ये वो। मौजूदा सरकार का जो कामकाज का तरीका है करप्शन को सिस्टमेटिक कर देना, एक तरह से कानूनी उसको एक संरक्षण दे देना, ये इस सरकार का मोडस ऑपरेंडाई में दिखता है। चाहे वो आपका ये इलेक्टोरल बॉन्ड का मसला हो, आपने जिस तरह से बताया कि FCRA में जाके इन्होंने रेट्रोस्पेक्टिव चेंज कर देना, ये क्या बताता है? ये बहुत ब्लेटेंट सामने दिखता है कि आप करप्शन कर रहे हैं। और जबकि हम थोड़ा यहाँ सूचना भी देना चाहेंगे क्योंकि शायद ADR और ES शर्मा सुने तो वो इस बात को आगे ले जाए कि जो 1976 का कानून था वो क्रिमिनल एक्ट के तहत आता है, क्योंकि उसकी धारा 26 और धारा 28 में क्रिमिनल लॉज हैं। तो वो बेसिक थ्योरी ऑफ लॉ के हिसाब से 1976 के कानून को रेट्रोस्पेक्टिवली चेंज नहीं किया जा सकता है, ये गलती। और एक और इम्पोर्टेंट चीज आई थिंक आपने बिल्कुल मेंशन की है कि जब ये फाइनेंस बिल में RBI जैसे एक्ट में भी चेंजेस लाते हैं, और RBI तो एक्ट में चेंज करना फाइनेंस बिल में नहीं डाल सकते आपको होम मिनिस्ट्री के पास जाना पड़ेगा, होम मिनिस्ट्री ने एक अलग सा लॉ लाना पड़ेगा। FCRA भी वैसे ही करना पड़ेगा, FCRA में भी कोई वो जुरिस्डिक्शन में ही नहीं आता है फाइनेंस मिनिस्ट्री के। तो ये सब चीजें जो है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जो आई थिंक सुप्रीम कोर्ट ने भी देखनी चाहिए थी। सुप्रीम कोर्ट ने जब अभी तक तो वो चैलेंज करके कुछ 3 साल हो गए, आई थिंक ADR ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स को भी चैलेंज किया है, ये FCRA अमेंडमेंट को भी चैलेंज किया है, पर वो तो हियरिंग ही नहीं हो रहा है। और ये ऐसे 1975 जो इमरजेंसी हुई थी उसके लिए रेपरेशंस देने चाहिए, उस पे हियरिंग हो रही है। तो ये कभी कभी समझ में नहीं आता है कि सुप्रीम कोर्ट की क्या कर रहा है, अजीब हो गई है, बहुत ही अजीब हो गया है। राइट। और श्वेता ने जो कहा कि जो लीगैलिटीज जो इसकी है, ये जो मामले की है कि जो FCRA का जो रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट हुआ था, आप सोचिए 1976 से रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट हुआ है, मतलब तब से जो भी फॉरेन फंडिंग आया है कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को, वो अब लीगलाइज हो गया है। वही तो मतलब एक तो करप्शन जो यूपीए करता था वो उस साल में हो जाता था, 2-3 साल के आसपास हो जाता था। बीजेपी ने जो करप्शन किया वो 1976 से शुरुआत होती है उसकी और अभी तक जाता है।
ठीक बात। चलिए, तो थोड़ा सा समय का भी हमारे पास अभाव है, लेकिन मुझे लगता है कि हमने काफी सारी चीजों को कवर किया है। नए साल में अपने श्रोताओं से फिर से मुलाकात होगी हमारी। उससे पहले हमारी आपसे अपील है कि अगले साल में आपका जो रेजोल्यूशन होना चाहिए, आपकी जो शपथ होनी चाहिए, वो एक ऐसे मीडिया के लिए होनी चाहिए जो विज्ञापन के दबाव से, क्योंकि विज्ञापन एक ऐसा जरिया है जिसके जरिए खबरों को, मीडिया संस्थानों को, पत्रकारों को दबाया जाता है, खबरों को प्रभावित किया जाता है मन मुताबिक। तो ऐसा मीडिया खड़ा हो जो कि आपके समर्थन से चलता हो। ऐसा कोई भी मीडिया संस्थान जो कि सब्सक्रिप्शन के आधार पे खड़ा हो रहा हो। न्यूज़ लॉन्ड्री ऐसा ही प्रयास है। तो हम उम्मीद करते हैं कि अगले साल आपका प्रयास होगा कि एक आज़ाद मीडिया खड़ा हो, जनहित का मीडिया खड़ा हो और अपने सब्सक्राइबर्स के दम आधार पर चलता हो, उनके सहारे से चलता हो। तो न्यूज़ लॉन्ड्री को जरूर सब्सक्राइब करें, आज़ाद मीडिया को खड़ा करने में अपना साथ दें। और अगला जो हमारा चरण है वो रिकमेंडेशन का है। तो मैं चाहूंगा सबसे पहले मेघनाथ, आप अपना रिकमेंडेशन दें हमारे श्रोताओं को इस हफ्ते। जी, पिछले हफ्ते मैंने एके वर्सेस एके देखा। हम्म। बहुत ही बढ़िया मूवी है। मतलब सिनेमा को कैसे एक्सपेरिमेंटल करके बहुत मजेदार बनाया जा सकता है, इसका एक एग्जाम्पल है। जरूर देखिए एके वर्सेस एके। और उसके एक्चुअली उसका ना जो मूवी का जो प्रमोशन हो रहा है ना ऑनलाइन, जो वीडियोस बन रहे हैं उसके आसपास, जो लोग भी पोस्टर्स बना के रखे, वो भी बहुत देखने लायक है कि कैसे मूवीज को मॉडर्न डे में कैसे प्रमोट किया जाता है। उसका एक बहुत बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। दूसरा मैं रेकमेंड करना चाहूंगा, एक इंटरव्यू है न्यूज लॉन्ड्री पर, प्रतीक गोयल ने लिया था सुरेश शर्मा का। अब सुरेश शर्मा विश्व हिंदू परिषद के एक लीडर है। उन्होंने लव जिहाद पर बात किया। वैसे तो पूरा कुछ 21-22 मिनट का इंटरव्यू है, पूरा बकवास है। मतलब वो उन्होंने जो किया वो पूरा बकवास है, पर सुनने लायक है, क्योंकि आपको ये दिखाई देता है, एक विचारधारा दिखाई देती है कि एक गाय में और औरत में कोई अंतर नहीं है इस आदमी के लिए। बेसिकली गाय को जैसे प्रोटेक्ट करना चाहिए, वैसे ही एक औरत को भी प्रोटेक्ट करना चाहिए, और वो कैसे बहला फुसला के लेके जाते हैं एक्सेट्रा। तो आपको अगर ये लव जिहाद के पीछे जो अंतर्यामी बैठे हुए हैं और जो विचारधारा के लोग बैठे हुए हैं, वो सुरेश शर्मा उनका एक चेहरा है। और मुझे तो वही ऐसे बहुत अजीब सी एक फीलिंग आई कि हमने अतुल सर, आपको याद होगा 2 महीने पहले शांतनु को बुलाया था शो पर, चर्चा पर। तब ये जो इंटेलेक्चुअल्स है, जो अच्छे से इंग्लिश बोलते हैं, पढ़ते हैं, बुक्स लिखते हैं, वो लोग ये सुरेश शर्मा जैसे लोगों को कैसे डिफेंड करते होंगे, ये और कैसे सोते होंगे डिफेंड करके, मुझे समझ में नहीं आता है। और एक आखिरी मैं रिकमेंडेशन देना चाहूंगा। इस बार का न्यूसेंस भी जरूर देखिए। अमित शाह का बैगुन भाजा खाने पे जो 40 मिनट का शो था जी न्यूज का, उस पर है। तो वो बहुत ही मजेदार न्यूसेंस का एपिसोड था, तो वो जरूर देखिए। ठीक बात। आनंद, आपका रिकमेंडेशन? हाँ, मेरे 2 रिकमेंडेशंस हैं। ये एक तो ओपन मैगजीन में समाजशास्त्री दीपांकर गुप्ता का एक लेख है। उसमें उन्होंने ये आर्ग्यू किया है कि कैसे ये साल जो है विज्ञान में जो वैज्ञानिक सोच के लोग भी हैं, उनको विज्ञान के विरोधाभासी तत्वों ने और उस वैज्ञानिक समुदाय से आ रहे विरोधाभासी वक्तव्यों ने उनको जो है काफी भ्रमित किया, और एक एंटी साइंस एटीट्यूड भी देखने को इस दौरान मिला। ये उन लोगों से मतलब उतना आश्चर्यजनक नहीं है जो विज्ञान, हर चीज में विज्ञान नहीं लाना चाहते, लेकिन जो वैज्ञानिक सोच के लोग हैं वो भी जो है विज्ञान को कई बार क्वेश्चन किए, और इसके पीछे कारण क्या थे, एक बहुत तरह के विरोधाभास वगैरह। तो इस लाइन ऑफ थॉट पर एक रोचक निबंध लिखा है दीपांकर गुप्ता ने ओपन में। दूसरा जो है मेरा, वो थोड़ा सा एक बायलैटरल इशू पे है, या इंटरनेशनल इशू पे है, बायलैटरल नहीं। तो हम लोग कई बार जो अटलांटिक के पार हो रहे मुद्दों में ज्यादा दिलचस्पी लेते हैं और पड़ोस में उतना नहीं। तो एसोसिएट प्रेस ने कैथी गैनन ने एक रिपोर्ट की है पाकिस्तान में 1000 से ज्यादा दूसरे धर्म की लड़कियों का शादी या जबरन धर्मांतरण करवाने का। और एक विस्तृत रिपोर्ट है कैथी गैनन की एसोसिएट प्रेस में,
तो इसको मैं देखना चाहूँगा कि दिसंबर के शुरू में जो परमानेंट मिशन है इंडिया का यूएन में, उसमें सेक्रेटरी आशीष शर्मा ने जो यूएन पे में एक स्टेटमेंट दिया था, उसको भी इसके साथ पढ़ा जाए कि कैसे जो है यूएन जो है जो हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म इनके खिलाफ हुए अत्याचार को हमेशा से नजरअंदाज करता आया है। तो उसको से देखकर, और एक यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम में र्यूबेन एकरमैन की रिपोर्ट है फोर्स्ड कन्वर्शंस इन पाकिस्तान, 2018 की शायद रिपोर्ट है। इन तीनों को समग्र ढंग से देखा जाए, क्योंकि जब हम अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार की बातें करते हैं तो अटलांटिक के बाहर के मूवमेंट्स वगैरह को ज्यादा ध्यान देते हैं, आप आस पड़ोस की चीजों को नहीं देखते। तो इसको लेके ये भी मेरा एक रिकमेंडेशन। ठीक बात। श्वेता, आप क्या रिकमेंड करेंगी? जी, चूंकि लव जिहाद का माहौल है तो सबसे पहले तो मैं थोड़ा हिस्ट्री वापस समझने के लिहाज से रिकास्टिंग विमेन जो कुमकुम संगारी और सुदेश वैद की एडिट किताब है, उसको मैं रेकमेंड करना चाहूंगी। मतलब ये बहुत जरूरी है समझना इस दौर में कि ऑनर का जो परसेप्शन औरतों के साथ जोड़ दिया गया है और उसके साथ उनका बर्ताव, सोचना समझना, निर्णय लेना, चुनाव करना, सबको नियंत्रित करने की जो कोशिश की जा रही है, चाहे वो लव जिहाद, चाहे रोमियो जिहाद, जिस भी नाम से, मतलब इस हद तक कोशिश की गई। मुझे याद है 2014 में ये सरकार आई थी और 2015 का जो 14 फरवरी था वो भगत सिंह के शहीदी दिवस के नाम से तमाम संस्थानों ने, इन्हीं के तमाम संस्थानों ने, सिस्टर ऑर्गेनाइजेशंस ने मनाया था। तो कि मतलब ये इनका इस मतलब दक्षिण पंथ जो हमारे देश का, उसका दिवालियापन कह लीजिए, क्या कहें, कि किसी साल ये मातृ पितृ पूजन दिवस मनाते हैं 14 को, किसी दिन भगत सिंह शहीदी दिवस मना लेते हैं, किसी साल, हर साल इनका बदल जाता है। हाँ, क्योंकि इनको लगता है कि जो इनकी हिंदू औरतें हैं ये बड़ी आसानी से सिड्यूस्ड हो सकती हैं, तो इसलिए ये हो ना, इनके साथ कोई ऐसा करे ना, और मुसलमान तो बिल्कुल ना करे, क्योंकि ये तो सबसे बड़ी बेचारी हैं और इनको तो अपनी समझ है नहीं, ये बालिग हैं लेकिन इनको कोई समझ नहीं है। तो इसलिए 14 फरवरी को ये बार बार अपने दिवालियेपन के साथ नया नया नाम देकर मनाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे में जरूरी है कि कुछ ऐतिहासिक किताबों को कुछ समझ बढ़ाने की, जिसमें आप समझ सकें कि जेंडर क्या है, औरत क्या है, लैंगिक समानता क्या है, तो उस लिहाज से मैं रिकास्टिंग विमेन को रेकमेंड कर रही हूँ। दूसरा, मैं कश्मीर पर चूंकि बहुत कम समझ है, तो एक बहुत अच्छी किताब है, मेरे ख्याल से आपने पढ़ी भी होगी, अशोक कुमार पांडे की कश्मीर और कश्मीरी पंडित, और कश्मीर नामा भी बिल्कुल। उसके साथ साथ अगर मौका मिले तो क्रिस्टोफर सिनेडन की बुक है अंडरस्टैंडिंग कश्मीर एंड कश्मीरीज। तो कश्मीर पर थोड़ी समझ बनाए जाने की, खासतौर पर ऐतिहासिक समझ बनाए जाने की जरूरत है, इस लिहाज से मैं ये रेकमेंड कर रही हूँ। साथ साथ नाओमी क्लीन की, चूंकि अभी कोविड का, डिजास्टर कैपिटलिज्म का, आपदा में अवसर, तमाम इस तरह के कॉनोटेशंस का दौर है, तो द शॉक डॉक्ट्रिन नाओमी क्लीन का अगर पढ़ा जा सके, और बिल्कुल फिल्मों में मैं चूंकि अभी मैं पहली बार रेकमेंड कर रही हूँ इसलिए मैं पीछे से ही ले जाऊंगी, एकदम ताजा तरीन नहीं। द किंग स्पीच देख सकते हैं, 1984 देख सकते हैं, अ ब्यूटीफुल माइंड देख सकते हैं, और गमन देख सकते हैं। इतना बड़ा माइग्रेशन हुआ, पलायन हुआ कोविड के दौरान, तो गमन जब वो फिल्म बनी थी और तब से अब तक के बीच में क्या कुछ बदला है या नहीं बदला है, इसकी भी समझ को विस्तार देता है। तो ये मेरे कुछ के रिकमेंडेशंस हैं। धन्यवाद। मेरे 2 रिकमेंडेशन है। साल का अंत है, थोड़ा सा लोग तफरीह और हंसी मजाक के मूड में होंगे, खुशी उसमें, तो थोड़ा हल्के फुल्के रिकमेंडेशन, क्योंकि बहुत गंभीर पहले ही आ गए हैं सारे। तो वैसे एके वर्सेस एके अच्छी है, मैंने भी देखी है। एके वर्सेस एके फिल्मों के उसमें रियलिस्टिक सिनेमा और फैंटेसी का कैसे कॉम्बिनेशन बनाया जा सकता है, उसका जबरदस्त एक्सपेरिमेंट है, मजेदार है वो। तो वो रिकमेंडेशन भी एक, हाँ, हो सकता है। एक सीरीज है, डॉक्यू सीरीज है अमेज़न पे, द टेस्ट करके, वो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट के जर्नी के ऊपर है। बेसिकली जो हाल फिलहाल का उनका जो गिरावट आई थी और जो
छेड़छाड़, बॉल टेम्परिंग का मामला था, उसके बाद जो शुरू हुआ विवाद और फिर से ऑस्ट्रेलियन टीम की जो पुरानी स्थिति थी, जो इमेज थी, उसको पाने का जो संघर्ष था, उसके ऊपर है तो बहुत अच्छी। और वो बहुत जो हम मैदान पे खेलते हुए देखते हैं, उसके इतर जो मैदान के बाहर और व्यक्तिगत जीवन की जो गतिविधियां, उसको भी बहुत खूबसूरती से समेटा है उसमें। तो द टेस्ट करके है, तो उसको रिकमेंड करूंगा मैं। इसके अलावा पहली बार मैं चाह रहा हूँ कि ईयर एंड स्पेशल आया है इस बार, टिप्पणी का अपने ही रिकमेंड कर दे रहा हूँ एक। तो टिप्पणी चाहे तो आप लोग देखें, पूरे 1 साल की टिप्पणी की उसमें परिक्रमा है। और साथ में एक किताब है आई क्रिकेट के ही ऊपर, राम गुहा की, कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट। तो मैं इसको पढ़ने की प्रक्रिया में हूँ, आधे के करीब। बड़ी अच्छी किताब है अगर आपको भारत में और इसके इर्द गिर्द क्रिकेट की जो जर्नी है इंडिपेंडेंट इंडिया की, हालांकि वो उनका मेमोयर है, लेकिन उसके जरिए आपको बहुत सारी चीज़ों की समझ मिलती है और एक्चुअली क्या चल रहा है उन सब चीज़ों से को समझने का मौका मिलता है। क्रिकेट और उसके साथ पॉलिटिक्स को भी की भी समझ मिलती है आपको। तो ये मेरे रिकमेंडेशन है। इसके साथ ही हम अपनी आज की चर्चा को यहाँ पर रोकेंगे। मेघनाद, आपको कुछ कहना है? नहीं, मैं बस नए साल की शुभकामनाएं देना चाहूँगा सबको। और मुझे लगता है कि मैंने इस साल बहुत सेटिस्फाइंग रहा वैसे इस साल, क्योंकि न्यूज़ लॉन्ड्री के साथ काम करके, इंडिपेंडेंट मीडिया के साथ काम करके थोड़ा सा अच्छा लगा। और ऊपर से लॉकडाउन के समय में भी कैसे न्यूज़ लॉन्ड्री फिर भी बढ़ता गया है ना अतुल सर, मतलब हमारी टीम तो एक्सपैंड हुई है एक्चुअली लॉकडाउन के वक्त। तो ये थोड़ा सा देखने में थोड़ा सा मैजिकल टाइप ही फीलिंग आया, थोड़ा सा सररियल लग रहा है। पर सारे लोगों के यहाँ छटनी चल रही थी हर मीडिया। हाँ, वही तो। और हम टीम बढ़ा रहे थे क्योंकि हमको रिपोर्ट करना था कि बाकी जगह छटनी चल रही है। तो मतलब ये थोड़ा सा होप देता है कि इंडिपेंडेंट मीडिया आगे जाके और बड़ा होगा, न्यूज़ लॉन्ड्री जैसे संस्थान और बड़े होंगे। और मुझे लगता है 2021 को थोड़ा सा होपफुल इससे भी शुरू करना चाहिए। तो हैप्पी न्यू ईयर सबको, और अगले साल मिलते हैं। हैप्पी न्यू ईयर आपको भी श्वेता, आनंद और मेघनाद, आप लोगों को भी हैप्पी न्यू ईयर। हमारे श्रोताओं को भी नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू। न्यूज़ लॉन्ड्री के सभी पॉडकास्ट टिचर, आईट्यूज और दूसरे पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध हैं। खबरों को विज्ञापन के दबाव से आजाद रखें, न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें।